नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। दरअसल बंगाल में पहले चरण का मतदान बस शुरू और इसमें 152 विधानसभा सीटों में आज मतदान होगा। इस मतदान के दौरान बंगाल में क्या होगा, किस करवट उठ बैठेगा, पिछले 8 दिन वहां रहे हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अभिषेक श्रीवास्तव जी, तो उनसे समझेंगे कि बंगाल का गुणागणित कैसा है। क्योंकि मीडिया में खबरें अलग अलग तरीके की हैं। जहां एक ग्रुप पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत बता रहा है, तो दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि ममता बनर्जी की ही सरकार वापसी करती दिख रही है। इस दौरान कई तरीके की बातें आई। एसआईआर का बड़ा भारी जिक्र है। कहा जा रहा 27 लाख वोट नहीं डाल पाएंगे। सर्वोच्च अदालत ममता बनर्जी के बारे में कल एक आया ताजा बयान, ए दीदी, बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल। इन सब के बावजूद भी क्या कुछ गुणा गणित परिवर्तित होगा या नहीं? अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक सप्ताह घूम लिए और घूमे तो घुमक्कड़ी हुई तो सबसे बातचीत भी हुई, चाय की गुमटी पर सिंगाड़ा खाया, सब कुछ मिला क्या, समझ में क्या, वहां का तारतम्य क्या? देखिए अब तो वोटिंग होने जा रही है, अब क्या कहा जाए। लेकिन एक बात है कि पिछले 1 महीने में मतलब मैं 2 राउंड बंगाल गया। एक तो नोटिफिकेशन के पहले गया था और फिर उसके बाद डेट्स आने के बाद गया मैं। तो 1 महीने का जो फर्क मुझे दिखाई पड़ा नोटिफिकेशन के पहले का और उसके बाद बात का, उसमें फर्क ये समझ में आया कि चुनाव आखिरी मोमेंट पे ही चढ़ा है। चुनाव का मूड नहीं था लोगों का, ठीक है ना। अब एक बात ये होती है कि जब तक प्रचार ना हो, हल्ला ना हो, तब तक लोगों का मूड बनता नहीं है, हैं? दूसरी बात ये हो सकती है कि चुनाव तो होना ही है, लेकिन बदलाव का मूड नहीं है। दो बातें होती है ना। तो एक मूड बनाने का काम पार्टियां करती हैं प्रचार से, और दूसरा स्वतः स्फूर्त अपना मूड बना होता है कि आने दो साला 5 साल दिखाते हैं। बदलने वाला, वो वाला मूड नहीं था। आपका कहना है बदलाव का मूड दिखा रहे जी, दोनों बार के चक्कर में। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मूड अगर बदलाव का होता है तो पार्टियों को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है प्रचार में। फिर आप महीने भर पहले जाओ या 2 महीने पहले जाओ, आपको लोगों की बातों में मूड दिखाई पड़ता है। अगर मूड एकदम नहीं है तो पार्टियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है माहौल बनाने के लिए। तो जो चुनाव खड़ा हुआ है बंगाल का, वो मोटे तौर पे नोटिफिकेशन के बाद जो पार्टियों की बयानबाजी, रैली, सभा हुई है, उससे खड़ा हुआ है। वरना चुनाव, बदलाव, इन सब का मूड उठ था नहीं लोगों का, ठीक है। सबसे बेसिक बात यह है। अब बदलाव का मामला बंगाल में क्या होता है, इसको थोड़ा पीछे चल के अगर आप समझें तो वही शुरू में कांग्रेस का राज था। कांग्रेस से मूड खफा हुआ जनता का तो सीपीएम को लाई। फिर कांग्रेस दोबारा कभी आई नहीं, सीपीएम को 35 साल रखा, 35-32 जो भी रखा, 3 दशक। 3 दशक के बाद जाके मूड खराब हुआ। 3 दशक लंबा पीरियड हो गया। तीन छह दशक छह चुनाव सात हो गए तब धीरे धीरे। 3 दशक तक झेला लोगों ने। उसके बाद मूड खराब हुआ, ऐसा मूड खराब हुआ कि सीपीएम को हटा के टीएमसी को ले आए। सीपीएम दोबारा आई, नहीं, जो सत्ता में रही उसकी 0 सीट हो गई। ताज्जुब तो ये भी जीरो है। पे पहुंच गए। 84 साल के अपने इतिहास में जीरो पे पहुंच गए, ठीक है। अब आइए टीएमसी पे। जनता ने कितना झेला है सीपीएम को? 3 दशक। टीएमसी को कितना हुआ है? 15 साल। 1.5 दशक, 1.5 दशक। आधे पहुंचे अभी। तो जिसकी प्रैक्टिस इतना दौड़ने की है, इतनी सांस है, उसको आप कह रहे हो इतने ही में सांस उखड़ जाएगी? नहीं, वो वहां तक जाएगा। मतलब आप कॉमन सेंस सोचिए कि उसकी इतनी लंबी सांस है ना। अब पीढ़ी इतनी तो नहीं बदल गई है अचानक कि 2011 के बाद पीढ़ी बदल गई, सांस छोटी हो गई, कि एकदम अब 15 साल में ऊब गए और या हटाओ। प्रदूषण बहुत ज्यादा बंगाल में बढ़ गया। कुछ भी। मेरे ये कहने का आशय ये है कि मुझे जो समझ में आया, आपने कहा क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि बदलाव का दरअसल लोगों को मूड भी था नहीं और है नहीं, ठीक है। मतलब कि टीएमसी को रखने का, बनाए रखने का और यथास्थिति बनी रहे, कारोबार जीवन का ऐसे ही चलता रहे, लोग यही मान के चल रहे हैं। लोग जब मैं कह रहा हूं तो वो तमाम लोग जो सड़कों पे अपना जीवन गुजारते हैं, जो मेहनत कश हैं,
किसान है, मजदूर है, वर्किंग क्लास है, बड़ा तबका है, मिडिल क्लास है, बड़ा तबका है। हाँ, और एलिट जो वहां का भद्र लोग है, ये सब मान के चल रहे हैं कि जो जैसा है रहने दो, बाहरी पार्टी भाजपा भाजपा को देने, भाजपा मतलब बाहरी पार्टी, ठीक है, भाजपा मतलब बड़ी बाहरी बात कह रहे पार्टी। हैं आप, एक हाँ, वहां के लोग बाहरी पार्टी मानते थे। ये इनसाइड और आउट की लड़ाई है। टीएमसी अपनी पार्टी है बंगाल की जमीन की, भाजपा का बंगाल में क्या है आप बताइए। न जैविक संगठन है, न वहां से पैदा हुआ संगठन है, न क्यों, वहां ये के तो अपने पैदा हमेशा हुए इतनी लंबी नेता खींचते हैं, बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख ये सब। हैं कहाँ। आप बताइए, शुभेंदु अधिकारी के अलावा किसी का नाम जानते हैं आप भाजपा में, बंगाल में? और वो भी कहाँ से आया है? टीएमसी से आया है? नहीं है, उनके पास अपने लोग नहीं है, और वो ग्राउंड पे ऑर्गेनाइजेशन की कमी उनके बूथ मैनेजमेंट और सब में वो दिखती है। जो लोग उनके लिए चुनाव मैनेज कर रहे हैं, जैसे आईपैक के लोग हैं, प्रशांत किशोर वाली कंपनी के, कुछ और लोग हैं अलग अलग तरह के, कुछ आरएसएस के लोग हैं, हाँ, आरएसएस तो है ही खैर हर जगह। ये सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं कि भाजपा को जमीन पर संगठन न होने की कीमत चुकानी चुकानी पड़ी। पड़ सकती है, ठीक है। दूसरी बात कि भाजपा ने जो भी कुछ अब तक किया, जितना माहौल बनाया, वो माहौल 2021 वाले माहौल जितना भी नहीं बन पाया है। 21 में जो माहौल बना था, मैं 21 में भी था वहां, अब कोरोना के दौरान 15 दिन में पूरा बंगाल घुमा था, ठीक है, एकदम कलकत्ता से लेके और दार्जिलिंग तक, कोरोना के बीच में। उस समय जो लग रहा था ना बंगाल के आदमी को कि अरे अब की तो बदल जाएगा, अब की तो भाजपा आ जाएगी। याद कीजिए, हनुमान का चेहरा पहन के एक आदमी उनका घूम रहा है रथ पे, और जाने क्या क्या हो रहा है सब। वो बड़ा आक्रामक चुनाव था पिछला। उतना भी मतलब आप ये नहीं मान के चल रहे हो कि 21 जैसा जोश इस बार नहीं दिखा? नहीं है, मुझे नहीं दिखा। मतलब हो सकता है हूँ अंदर कार्यकर्ताओं के, लेकिन अपेरेंटली बाहर जो दिखता है कि भाई जोश है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मुखौटा पहन के चल रहे हैं, नेताजी का स्वागत हो रहा है, रैलियों में भीड़ है। इस बार का आक्रामक चुनाव नहीं बना पाई भाजपा। भाजपा को आक्रामक बनाना जरूरी क्यों था? इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आपको मुसलमानों को एक तरफ ढकेल के, तोड़ के हिंदुओं को एकजुट करना है, तो बंगाल के हिंदू को पोलराइज करने के लिए आपको आक्रामक रुख अपनाना ही पड़ेगा। नहीं अपनाएंगे तो बंगाल का हिंदू जो है बड़ा क्लर्क किस्म का आदमी है, शांत पसंद, मीठा खाया सो गया, दुकान खोला दोपहर में 1 बजे बंद किया सो गया, खाना खाया। उसको बहुत जीवन में चेंज नहीं चाहिए, चल रहा है पटरी पे चल रहा है। ऐसे आदमी को उकसाने के लिए, परिवर्तन के लिए आपको हाई लेवल पे, हाई पिच प्रचार, ध्रुवीकरण ये सब करना पड़ता है, जो पिछली बार किया था इन्होंने। मतलब इनका जो हाइट था, जो उत्कर्ष इनकी सीटों का 77 सीट, वो पिछली बार था। तो अब क्या की आप ये मानते हैं पिछली बार का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे? ये मैं नहीं कहूंगा, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहना एक बात है कि भाजपा का प्रचार उतना आक्रामक नहीं रहा, हाँ? ये भी कहना एक बात है कि लोग उतने उत्साहित नहीं हैं बदलाव को लेके। सीट का मामला थोड़ा अलग है, वो ज्ञानेश कुमार के दिमाग में। वो एक अलग पहलू है जिस पे बाद में बात करेंगे, हैं? मतलब तंत्र की बात अलग है। तो देखिए मसला ये है कि भाजपा की सीटें टीएमसी की सीटों से भी जुड़ी हैं, और टीएमसी का भाग्य बाकी और पार्टियों पे भी निर्भर है ना। तो टीएमसी को जो ऑलमोस्ट 60% 70% मुसलमानों का वोट इकट्ठा आ जा रहा था, महिलाओं का वोट आता था, उसमें भाजपा कितना बंटवारा पैदा कर सकती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हुमायूं कबीर को खड़ा किया, ठीक है, बाबरी मस्जिद के नाम पे मुसलमानों को बांटने के लिए किया। ओवैसी आए, मुसलमानों को बांटने का था। सेकुलर फ्रंट, वो तो नौशाद, एक वीडियो ने खेल काम कर दिया ठीक उनका। है, नौशाद सिद्दीकी है, वो हैं 33 सीटों पर लड़वा रहे हैं, ठीक। मतलब ऐसा थोड़ी है कि सब कोई ममता को ही देगा, इलाके इलाके के हिसाब से वोट बढ़ सकता है ना, बिल्कुल। कि भाई जो मजबूत कैंडिडेट है या दूसरी पार्टी का, अब नौशाद का ही भांगड़ में है अपना, तो वो अपना करेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि मुसलमानों के वोट का बंटवारा एक फैक्टर है जो ममता की सीटों पर असर डालेगा, और प्लस महिलाओं को कितना ये बहका सकते हैं, जैसे बहकाने के लिए ये संसद सत्र बुलाया है, कोशिश की। अब हो सकता है कुछ लोगों ने ये बात पकड़ ली हो कि देखिए देखिए विपक्ष वाले ही महिला आरक्षण गिरवाए हैं, हो सकता है कुछ लोग पकड़ लिए हो। सब लोग थोड़ी ये समझ रहे हैं कि ये खेल क्या था, है कि परसीमन को जो है चमकीली पन्नी में लपेट के महिला आरक्षण की पन्नी में अंदर लपेट दिया, हाँ, ऊपर से महिला हाँ, आरक्षण का वो बैनर लगा दिया।
तो ये सबको नहीं समझ में आएगा, कुछ लोग इसको मान लेंगे। तो कितना भ्रम फैला सकती है भाजपा टीएमसी के वोटरों में, ये हम नहीं जानते। कितना फैल चुका है हम नहीं जानते, ठीक है, आपको भी नहीं अंदाजा, हमको भी नहीं, नहीं। जो वहां ग्राउंड पे बैठा है वो भी नहीं जानता है, ठीक। एक बात ये, साथ में दूसरी बात कि टीएमसी के राज में सामान्यतः जैसा सीपीएम के राज्य में था, मतलब बंगाल की राजनीति सिंडिकेट पे चलती है, तो सीपीएम के राज में भी लोग सीपीएम के खिलाफ खुलकर बोलने से डरते थे, और टीएमसी के राज में भी टीएमसी के खिलाफ खुलकर बोलने से लोग डरते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने एक व्यक्ति अगर कह रहा है कि नहीं हम तो टीएमसी के हैं जी, हम तो तो ये तय नहीं है कि वो किसका तो है, हम नहीं जानते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है ना, सच्चाई यही है। ठीक है ना। तो वोटर के मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते। हो सकता है कि मैं कह रहा हूं जो बात आपसे कि बदलाव का मूड नहीं दिख रहा था, उसकी कहानी कुछ और हो, कि वो दिखाना नहीं चाह रहे थे, वरना अरे भाई बड़ा आसान होता है, जो पहले बोल दिया बाद में निपट जाता है, हाँ? तो अगर मान लीजिए टीएमसी वापस आ गई तो आइडेंटिफाइड वो लोग हो जाएंगे ना जिन लोगों ने टीएमसी के खिलाफ बोला था, फिर तो बड़ी दिक्कत होगी। और बंगाल में तो मार पिटाई सब चलती है ना। तो बंगाल की राजनीति थोड़ा अलग किस्म की है, आक्रामक हिंसक राजनीति है। इसलिए मतलब मैं समीकरण रसायन सबको देखते हुए ये कहूंगा कि ममता बनर्जी सरकार बना सकती हैं दोबारा, ये कह सकता हूं मैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा की सीटें 77 से कम हो ही जाएंगी। भाजपा का वोट परसेंट बढ़ेगा, सीटों का मामला बिल्कुल अलग होता है, सीट पर मैं बात ही नहीं करूंगा। इसलिए वोट परसेंट में 10% का मार्जिन था टीएमसी में और भाजपा में। मुझे लगता है भाजपा का कुछ वोट बढ़ सकता है, या हो सकता है टीएमसी का वोट परसेंट कुछ घट जाए। 27 लाख का फर्क तो पड़ेगा एसआईआर का, और जाहिर सी बात है उसमें 90% मुसलमान है, हाँ? तो एक एसआईआर हुआ, दूसरा मुसलमानों का बंटवारा हुआ, फिर महिलाओं को बहकाने का मसला हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा भद्रलोक जो है वहां का एलीट जो ममता के साथ आ गया था इसके सीपीएम के बाद, वो थोड़ा हताश है, रिएक्शन में है। तो हो सकता है कि वो भद्रलोक वोट देने ना निकले, ठीक है, नहीं निकल सकता है, नहीं निकलेगा, घर बैठा रहेगा तो ममता के वोट का नुकसान होगा, है? कुछ भी हो सकता है। वो बीजेपी को वोट देने नहीं जाएगा, बीजेपी को तो कतई नहीं देगा वो, लेकिन ममता को भी वोट नहीं देगा तो ममता का नुकसान होगा ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि वोट परसेंटेज में आगे पीछे जो भी संभव है, सीटों पर हम लोग क्या बात करें। मतलब हमारे यहाँ तो आप देखिए ना कि बिहार में क्या हुआ था, वोट परसेंट कुछ और है और सीट इतनी कम है, वोट में बहुत डिफरेंस नहीं है, सीटों में बहुत डिफरेंस है। वही तो वोट परसेंट और सीट का गणित चूंकि बहुत अलग होता है, जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो सीट पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। 77 का 90 हो जाएगा भाजपा का, 77 का 67 हो जाएगा भाजपा का, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज है कि वहां ये जो मछली मटन और इन सब का, इसका भी कुछ असर पड़ेगा। ये सब देखिए सतही बातें हैं भाई। मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर सब मछली खा रहे थे कल बैठ के, कौन नहीं खाता है मछली अपने घर में भाई, है? लेकिन ये क्या है कि अब भाजपा थोड़ा नहीं तो ऐसा कैसे चलेगा, उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो इस सबके विरोध में, वो बंगाल चले जाओ तो सब समर्थन, वही सब समर्थन में जो यहाँ विरोध करते हैं। भाई देखिए ये अलग चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है शुरू से, भारतीय जनता पार्टी। तो अलग चाल चरित्र चेहरे का मतलब कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, यही ना होता है। यहाँ जैसा मौका लगे, है? अगर इतना ही होता तो ये नॉर्थ ईस्ट में कैसे जीत रहे होते, है? ये तो मतलब अपना सुविधा के हिसाब से थोड़ा उनको देखिए आपने, मोदी जी वो जो गए थे खाने वो दुकान पे झालमुड़ी। अच्छा आपने खाई झालमुड़ी की नहीं? प्रधानमंत्री तो तक जाए, आप गए तो खाई कि नहीं? मैं झालमुड़ी खाता हूँ लेकिन मैं 10 रुपए का नहीं खाता हूँ, 10 रुपए में कोई देता भी नहीं आजकल, है? अब उन्हें कैसे मिल गई फिर? वो तो फ्री में मिल जाए उनको, क्या है, ये प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि आपने उनके गले में गमछा देखा था? वो गमछा कामरेडों वाला लाल गमछा था, भगवा गमछा नहीं था। तो क्या वहां लाल से भगवा से ही परहेज कर गए? अब देखिए ना, आप मछली की बात कर रहे हैं महाराज, वहां पे भगवा के बजाय लाल गमछा पहन के वो गए थे। तो जहां जैसी मतलब जो है देखते हैं उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं, हमको ये करना है ये करना है, वो अब सुविधा की राजनीति है। और ये मछली मांस ये सब का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बंगाल के लोग थोड़ा पके हुए हैं। सीपीएम की राजनीति जो 35 साल झेला है, जो रहा है, वो पॉलिटिकली कितना मजबूत होगा और समझदार होगा, वो यूपी और बिहार वाला मामला नहीं है, ठीक है। वो देखते हैं कि गिरगिट कौन रंग बदल रहा है कौन नहीं बदल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और बड़ा है, क्या मान लीजिए सरकार बन भी गई तो क्या उसके बाद महाराष्ट्र पार्ट 2 नहीं होगा? ये कैसे मान लीजिए? बहुत संभव है, बहुत संभव है। देखिए ऐसा है, हम ये मानते हैं कि इस देश में पतन जहां तक पहुंच चुका है अतीत में जहां तक राजनीति गिर चुकी है, उतना तो गिर ही सकती है ना।
उस पर तो चर्चा हम कर ही सकते हैं। भाई हम गिरने की कल्पना कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है कि राजनीति कितना गिरेगी। हाँ, जितना हमने गिरा हुआ राजनीति को देख लिया है वहां वहां तक तक तो गिर सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब क्या कितना गिरी है राजनीति। महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, हम्म। ठीक है, आधी रात को जो है मुख्यमंत्री बनवाया गया, शिवसेना को तोड़वा दिया गया है, और नया आदमी एक नाथ शिंदे ला के बिठा दिया गया। हमने देखा कि अरुणाचल में एक मुख्यमंत्री पंखे से लटक के मर गया है। हमने देखा कि कश्मीर वाले मामले में गवर्नर के हाउस में फैक्स मशीन खराब हो गई। ये सब चीजें देखी हैं। यही सब है ना पतन। तो पतन को जहां तक आपने देखा, जितना महसूस किया इस देश में, वहां तक आप कल्पना कर सकते हैं। तो वहां तक के तमाम तिकड़मों की अगर आप कल्पना करें तो आप बहुत चैन से बैठेंगे, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ये मान के कि भैया अगर ममता बनर्जी की 200 सीटें आ गई, 150 भी आ गई, आराम से बहुमत मिला या कसा हुआ बहुमत मिला, किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं हारेगी। फिर भी दाव चलेगी तोड़ फोड़ का। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न भाई जाए। हम तो मध्य प्रदेश में देख लिया कि विधायक बड़े आराम से निकल गए। भाई आप ये बताइए कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगता है ना टाइम। पहले जाएंगे, दावा करेंगे, हैं, राज्यपाल के यहाँ फैक्स खराब हुआ तो उसके बाद पार्टी के भीतर, ममता बनर्जी के पार्टी के भीतर, अभी तो आप लोग साइनी घोष के बारे में बात करते हैं, अभी चल रहा है कि साइनी घोष कंटेंडर है। अरे भाई अभिषेक बनर्जी कहाँ गए? अभिषेक बनर्जी जिंदगी भर जो है ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बने रहने का इंतजार थोड़ी करेंगे। कि अभिषेक बनर्जी कितना इंतजार करेंगे? 15 साल इंतजार कर लिए, 5 साल और इंतजार करेंगे। ममता फिर अगली बार जीत गई, जिंदगी भर हनुमान बने रहेंगे वो। उनको भी तो महत्वाकांक्षा होगी, मन में कुछ होगा है। मान लीजिए कि अभिषेक बनर्जी जो है बंगाल के एक नाथ शिंदे बन गए, क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं कर सकते हैं नहीं। भाई। वो रूठ के आ चुके हैं दिल्ली, 4 दिन रह के जा चुके हैं। चर्चाएं हैं बंगाल में कि अभिषेक बनर्जी में और ममता बनर्जी में कितना खटपट है, 36 का आंकड़ा है। नीचे के जो टीएमसी के लोग हैं कितना कंट्रोल्ड हैं अभिषेक बनर्जी से। अंदर की कहानियां कुछ और हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं संभावनाएं इतनी ज्यादा हैं कि भाजपा को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। भाजपा को यह मानना चाहिए कि अगर हम हार भी गए, 100 सीट भी, 90 सीट भी, 60 सीट भी ले आए, तब भी हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि सरकार बना ले। तो भाजपा के पास, बिहार में बना ली कि नहीं बना ली? तो भाजपा के पास उम्मीद करने के 50 कारण हैं। हमारे पास उम्मीद करने का केवल एक कारण है, जनता का वोट। ठीक, ममता जी जीत के। हाँ, तो हम संभावनाओं पर और भाजपा के तमाम इतिहास पर बात करने के बजाय हम कह रहे हैं कि विशुद्ध जनता के वोट की अगर बात करें तो ममता बनर्जी अभी भी सरकार बनाती समझ में आ रही हैं कि वो सरकार तो बना देंगी खींचतान के। भले 258 न ले आए, 228 ले आए, 158 ले आए, 150 ले आए। ठीक है। अब एक सवाल ये है, अभिषेक जी जब वहां रहे तो ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ी चर्चा पूरे देश में, इस बार बड़ी तादाद में फोर्स भी वहां डिप्लॉय किया केवल गया। दिल्ली में चर्चा है, बंगाल में कोई चर्चा नहीं। कोई चर्चा नहीं। बंगाल के लोगों के बीच में न ज्ञानेश कुमार की चर्चा है, ये सारी चर्चा दिल्ली से प्लांट की जाती है। देखिए ईमानदारी से हम माफी मांगेंगे, सारे यूट्यूब वाले, टीवी वाले, ये सब जो चर्चा दिल्ली में बैठे करते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे मौके पे लोग उस पर बात कर रहे हो। लोग बहुत टीवी देखते नहीं है ज्यादा, हाँ, यूट्यूब देखते होंगे थोड़ा मोड़ा। तो ज्ञानेश कुमार, ईवीएम, वोट चोरी और इस तरह की जितनी बातें होती हैं यहाँ बैठ के, बंगाल की जनता इस सब पे बहुत बात नहीं करती है। जब तक कि वो बहुत बेचैन न हो बदलाव के लिए। अगर मैं कह रहा हूं मन में उनके परिवर्तन का मूड नहीं है, वो मान के चल रहे हैं कि अरे ठीक है इस बार भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, तो वो क्यों बात करेंगे इन चीजों में? भाई इन चीजों में बात कौन करेगा? बात करेगी कांग्रेस। जो हारने वाला है वो ना बात करेगा कि हारने के कारण क्या है। कांग्रेस के दफ्तर में वोट चोरी के डब्बे रखे हुए थे, एडवांस तैयारी। कांग्रेस के दफ्तर में, कोलकाता में एक कमरे में बड़े बड़े वोट चोरी के डब्बे रखे हुए थे। मैं उस पर लिखा था स्टिकर पे, वोट चोरी हावड़ा, वोट चोरी फलाना। हम बोले ये क्या है भाई, चुनाव अभी हुआ नहीं, वोट चोरी का डब्बा बरामद हो रहा है वहां पे। दिख गया हमको, हम देखने नहीं गए थे, दिख गया बाई चांस। इसका मतलब कि आप तैयारी करके रखे हैं कि हारेंगे तो एक दिन राहुल गांधी को स्टेज पे बुलाएंगे और थोड़ा मोड़ा आंकड़ा लेके 4 लोगों को सामने ले आके बता देंगे कि देखो देखो हम तो यहाँ तो वोट चोरी हुई है इसलिए हम हारे हैं। कांग्रेस हारने की तैयारी कर रही है कि हारने के बाद हमें क्या कहना है, क्या करना है। बीजेपी जीतने की तैयारी करती है, बीजेपी हराने की तैयारी कर रही है। बीजेपी को कोई जिता नहीं रहा है बंगाल में, ईमानदारी से आप लिख लीजिए। बीजेपी हराने की तैयारी कर रही है। जीतने की और हराने की में अंतर है। जीतने की तैयारी जो करता है ना, वो ईमानदार तरीके से, सही रास्ते से करता है, जनता में जाता है।
बीजेपी हराने की तैयारी कर रही है। किसको? जिसके जीतने की संभावना है, ममता ठीक, बनर्जी। ममता बनर्जी। ठीक, अब वो हराने के लिए क्या करेगी भाई? पूरा तंत्र उनके पास है, अर्धसैन्य बल है, कोर्ट्स हैं, चुनाव आयोग है, सब कुछ उनके पास है, सब यहाँ से कंट्रोल है, हर चीज है ना। तो जिसके हाथ में पूरे तंत्र की कमान है और जिसके पास इतना अनुभव है सरकारों को बनाने का, गिराने का, कुछ भी कर सकता है? तो मैं नहीं मान के चल रहा हूं कि ममता बनर्जी जो है सरकार अगर बहुमत ले भी आई तो सरकार बना ही लेंगी या टिका ही लेंगी या 5 साल ऐसे चल वो ही भी जाएगा, संदेह में रहेगा। बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर भाजपा बना ली सरकार, मतलब बहुमत ले आई या बहुमत नहीं भी लाई और बना ली किसी तरीके से, ममता बनर्जी तो किसी तरह बना के 5 साल टिक जाएंगी। भाजपा अगर सरकार बना ली बहुमत ला के या बिना बहुमत लाए, तो वो 1 साल नहीं टिक पाएगी बंगाल में। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। बंगाल के लोग तैयार नहीं है ना, मूड नहीं तैयार है। जब मूड ना हो तो जबरदस्ती नहीं कुछ होता। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। बंगाल की जमीन बहुत अलग किस्म की जमीन है। वहीं से निकले हैं चारू मजुमदार, वहीं से निकले हैं सुभाष चंद्र बोस, वहीं से निकले हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी। राइट, लेफ्ट, सेंटर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सब वहीं से निकले हैं। सारी बहुत उर्वरा जमीन है। सारी विचारधाराओं की है, मतलब जननी चाहे है। दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी, चाहे मध्य मार्गी, सबकी जो जननी है वो बंगाल है। विचारधाराएं सब वहीं से निकली हैं, उसी कलकत्ता से, है ना। तो आप उसको बिहार या भोपाल, मध्य प्रदेश या यूपी नहीं ट्रीट कर सकते। बहुत मजबूत है वहां पे परंपरा, वहां के सांस्कृतिक जो प्रतीक हैं बहुत मजबूत हैं। 100 साल का बंगाली राष्ट्रवाद कितना भी पतला हो गया हो लेकिन खून में रहता है लोगों के। भाजपा एन केन प्रकारेण अगर आ भी गई वहां पे, हम कह रहे हैं सीधे रास्ते या टेढ़े रास्ते, टिकेगी नहीं। चलिए अब ये ममता तो बनर्जी अगर आ जाती है तो टिक तब तो जाए। यथास्थिति बनी रहेगी, उसमें बिल्कुल। कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अभिषेक जी, जमीन पर गए तो वोट कटने की जो 27 लाख वोट, बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद, तो क्या मुसलमानों का ही कटा, हिंदुओं का नहीं कटा है? ये चर्चा बड़ी जोर शोर से है। देखिए ऐसा है कि 3 फेज में एसआईआर हुआ था। ठीक है, पहले फेज में बहुसंख्य हिंदू थे, दूसरे फेज में भी बहुसंख्य हिंदू थे। ठीक, मैं डेटा, मेरे पास एक चार्ट है, मैं दे दूंगा आपको। दोनों फेज में बहुसंख्य हिंदू थे जो कटे थे, तीसरे फेज में बहुसंख्य मुसलमान थे। तो जो कुछ लोग 91 लाख जो गिनवा रहे हैं ना, उस 91 लाख में जो 64 लाख है वो पहले और दूसरे फेज का है। ठीक, जिसमें बहुसंख्य हिंदू थे। वो 64 लाख किन लोगों का है? जो वास्तव में एलिजिबल नहीं थे वोट देने के, जो मर चुके हैं, जो कहीं और रह रहे हैं। मतलब वास्तविक डिलीशन 64 लाख का हुआ है, बच गए 27 लाख आखिरी वाले में। वो वोट कटे। उस 27 लाख में अधिकतर मुसलमान है, 10 से 12% हिंदू हमें बताया गया है, मतलब हम जान रहे हैं 10 से 12% हिंदू हैं। उनमें भाजपा का वोट बैंक जो मटुआ है, नाम शूद्र, जो राणा घाट और इधर के इलाके में पाया जाता है, उनका बड़ी कृष्णा तादाद नगर में, उन पे असर पड़ा है? और भाजपा ने उनको ये कहा था कि भाई तुम लोग का नाम कटेंगे तो कोई नहीं, हम सीएए वाले रूट से, सीएए में तो भाई विदेशी लोगों को नागरिकता देने का हिंदुओं को है, तो उस रूट को लगा के तुम लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर लेंगे। लेकिन मटुआ के साथ ऐसा हो नहीं पाया, वो लोग कर नहीं पाए, तो भाजपा का कुछ वोट मटुआ का जाएगा। इसके अलावा उत्तरी बंगाल में जो चाय बागान के इलाके हैं वहां पे कुछ नाम कटे हैं गैर मुसलमानों के, हिंदुओं के। ऐसे कर करके पॉकेट्स में अलग अलग 10 से 12% हिंदू हैं। ठीक है, तो ये 27 लाख वाला मामला कैसे प्ले करेगा ये हमको नहीं मालूम, किसी को नहीं पता कि एसआईआर का चुनाव पर सीधा असर क्या होगा। जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा, वो बात की एनालिसिस का पार्ट है। अभिषेक जी, इस सब के बावजूद क्या आपने कोई ऐसी वहां चीज देखी जो ममता का भयंकर विरोध हो और बीजेपी के लोग समर्थन में हो, ऐसी कोई चीज देखी? नहीं, ममता का विरोध तो है ही, निश्चित तौर पे है। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को लेकर तो ममता, लोगों में रोष है, बहुत रोष है। लेकिन ममता का जब आप कह रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा कि ममता एज ए पर्सन, ममता का विरोध नहीं है, ममता के विधायकों का विरोध है। तो उन्होंने बड़ी तादाद में टिकट काट दिया है। अच्छा किया है ना। 75 विधायकों के टिकट काटे हैं, थोड़े बहुत नहीं। अगर वो विधायक वही है जिनसे जनता नाराज है, तब तो अच्छा काम किया ममता ने, क्योंकि विधायकों से लोग नाराज हैं। देखिए क्या है कि वहां पे जो सिंडिकेट वाला पूरा सिस्टम चलता है, उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट से खड़ंजा नाला से लेके फ्लाईओवर तक सब पैसा वैसा कमाने का, दलाली का सिस्टम बहुत मजबूत है, आज से नहीं 50 साल से, है ना। अब उसमें विधायक की स्थिति ये है कि विधायक जो है वो पैसा बनाता है, पार्षद सबसे ज्यादा पैसा बनाता है,
छोटी छोटी चीजों से है। तो वो पैसे की रूटिंग रीरूटिंग का एक इस्टेब्लिश तरीका है, स्थापित तरीका है, जो सीपीएम के दौर से चला आ रहा है। उस चक्कर में अब सीपीएम में तो लोग कुछ कुछ काम करवाते रहे होंगे, जो भी है लोगों का ध्यान देते रहे होंगे, दूसरी पार्टी थी वो, लेकिन टीएमसी में ये भ्रष्टाचार बहुत सतह पर आ गया है। आप डेली अगर अखबार देखेंगे तो पाएंगे कभी आंगनबाड़ी वाले, तो कभी टीचर, तो कभी रेजिडेंस वो आरडब्ल्यूए वाले, कोई ना कोई विरोध कर रहा है। रोजाना आंदोलन और उसकी खबर चल रही थी वहां पे डेली लोकल अखबारों में। इसका मतलब कि लोग अपने विधायकों से नाराज हैं। एक जगह तो हावड़ा में देखा कि टीएमसी के विधायक का लापता पोस्टर लगा दिए सब हैं। ममता से नाराज नहीं, एज ए पर्सन ममता बनर्जी से नाराज नहीं। आप 50 लोगों से बात कीजिए, वो कहेंगे विधायक बदमाश है, टीएमसी में भ्रष्टाचार है, ममता दीदी अकेले क्या करे। ममता मतलब उसे सुरक्षित करते थे कहीं। ममता दीदी अकेले क्या करे, वो क्या क्या देख लेगी। सब तो नीचे से ही जाता है ना, लोग उन्हें घेरे हुए हैं। तो जो दिल्ली में हम लोग बात करते हैं, जैसे भाजपा के जो वोटर बात करते हैं, मोदी जी अकेले क्या कर लेंगे बेचारे, वो सेम कंडीशन में है। वही स्थिति वहां पे है। तो जो मोदी जी दिल्ली के लिए है, भारत के लिए, वही स्थिति ममता बनर्जी की बंगाल के लिए है। ठीक है, दोनों व्यक्ति केंद्रित मामला है? व्यक्ति के प्रति जो भक्ति है वो टीएमसी को बचा ले जाएगी। और अगर टीएमसी ने ये टिकट जो काटे हैं अपने सिटिंग विधायकों के, उनके काटे हैं जिनके प्रति शिकायत थी, तब तो आप समझिए कि ये अच्छा सकारात्मक होगा उनके लिए, है ना? अच्छा, अभिषेक जी, एक सवाल ये है, क्या वहां ये लगा आपको मोदी और योगी की छवि का भी कुछ अलग है? योगी का ग्राफ ज्यादा दिख रहा है, योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, मोदी अपनी रैलियां कर रहे हैं, तो क्या दिखा? सब अमित शाह अपनी रैलियां कर रहे हैं, 15 दिन वहीं रुक रहे हैं। तो देखिए, अमित शाह पर तो क्या बातचीत कोई करेगा, कोई करता भी नहीं है उधर। लेकिन हाँ, एक बात है कि जिस दिन सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया और ये खबर वहां प्रवासियों में फैली, यूपी बिहार के, उस दिन से लोग मोदी को छोड़ के योगी योगी करने लगे। मतलब वो भाजपा के वोटर थे, अधिकतर प्रवासी जो हैं, जो योगी को पसंद कर रहे गाड़ी चलाते हैं, अंडा बेचते हैं, ब्रेड ब्रेड बेचते हैं, दुकान लगाते हैं। मतलब कई लोगों ने मुझसे सिलसिलेवार कहा कि अरे क्या कर दिए मोदी जी, 8वीं 10वीं पास को बना दिए मुख्यमंत्री, इससे बढ़िया तो योगी जी अपने होते हैं। तो वो एक कंपटीशन जो पूरे देश में भाजपा के वोटरों के बीच में मोदी बनाम योगी का है, उसमें योगी जी का ग्राफ मोदी जी से ऊपर जा रहा है। मजबूत है। वहां के जो भाजपा वोटर हैं प्रवासी यूपी बिहार के, वो मान के चल रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री चाहिए तो हमको योगी के जैसा चाहिए। बिहार, बंगाल में वो ये मानते हैं, बोलते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी हमको नहीं चाहिए। अगर बनाना ही था तो चिराग पासवान को बना देते, सम्राट चौधरी को क्यों बनाया। इसको लेके मोदी जी से नाराजगी थोड़ी मोड़ी है। तो शुभेंदु अधिकारी वो जगह भर पा रहे हैं नहीं? कोई बात ही नहीं करता है शुभेंदु अधिकारी के नाम पे। सबको पता है शुभेंदु अधिकारी वही का आदमी है, दुनिया भर के स्कैम में, बैंक, सहकारी बैंक, ये वो सब दुनिया भर का सब गिनवा देते हैं लोग। आप बात कीजिए, नाम लीजिए शुभेंदु का, लोग गिनवा देंगे, अरे इसका तो वहां पे स्कैम है, इसका वहां पे, इसके ये बैंक है, ये धंधे हैं। नहीं बात करता है कोई। हाँ, मतलब बात कर रहे हैं लोग तो योगी जी के बारे में बात कर रहे हैं। योगी जी का ग्राफ मजबूत है, लेकिन अब योगी जी यूपी में बैठ के क्या कर लेंगे बंगाल के लिए? भाई जाके भीड़ जुटा सकते हैं, थोड़ा मोड़ा। भीड़ वोट में तब्दील होगी कि नहीं होगी, ये तो सब लोग जानते हैं। हाँ, मतलब अब देखिए, अधिकतर बंगाल में जो मतलब वोटर है, जो वोट देने वाला, खासकर जो हिंदू है ना, प्रवासी हो चाहे प्रवासी ना हो, थोड़ा मतलब आलसी है, थोड़ा धीरे धीरे जीवन जीता है। बंबई वाला, दिल्ली वाला फास्ट ट्रैक वाला जीवन नहीं जीता है ना। तो उसका मूड खराब होगा थोड़ा सा, तो वो नहीं भी जाएगा वोट देने, और नहीं गया वोट देने तो नुकसान बीजेपी का होगा। तो फिर एक चीज और अंतिम समझेंगे आपसे कि जो बंगाल का कल्चर, बंगाल की भूमिका, बंगाल की व्यवस्थाएं, इन्हीं सब चीजों पे चुनाव होता है, जनता की क्या डिमांड है, इन सब चीजों। तो क्या मोदी वो सब प्रतिपूर्ति करते नहीं दिख रहे हैं, जो मोदी भाषा अभी कभी कभी वही की बोलना चाह रहे हैं, बदलाव, ये सब वो चीजें? सब पकड़ में आ जाता है, वो चीजें मायने नहीं रखती हैं। देखिए, लोगों की डिमांड की अगर आप बात करेंगे तो आपसे सामान्यतः हर अगला आदमी बंगाल का जो है कहेगा कि करप्शन बहुत है। ठीक है, होगा करप्शन, निश्चित तौर पे बहुत पुराना करप्शन है वहां पे, आज का नहीं है। हाँ, लेकिन करप्शन को मोदी जी दूर कर देंगे या भाजपा दूर कर देगी, ये बात कोई नहीं मानता। ये किसी गले नहीं उतर रही। हाँ, एक बात जरूर गले उतर रही है, जो कि खतरनाक है भाजपा के लिए। लोग ये कहते हैं कि भैया ये भले करप्शन है, हाँ, लेकिन ये जो सड़क पे खोमचा लगाने वाले गरीब आदमी जो जी रहे हैं, किसी तरह जी खा ले जा रहे हैं, अपना पड़े हैं वहीं, सो गए वहीं, नहा लिए, पानी निकल रहा है सड़क किनारे, हाँ, बीजेपी आएगी तो ये सब बंद हो जाएगा। बीजेपी आएगी तो सबको साफ कर देगी।
अब ये जो साफ कर देगी वाला मामला है, तो गरीब आदमी अगर ये कह रहा है सड़क पे हाथ रिक्शा खींचने वाला या कुछ खोमचा लगाने वाला कि बीजेपी आएगी तो हम लोग को साफ कर देगी, अभी तो कम से कम जी खा रहे हैं ना। ये एक समझदारी, जो बेसिक समझदारी है, ये लोगों में, सड़क के लोगों में, मेहनतकश लोगों में, ये हो सकता है कि बीजेपी के लिए निगेटिव काम आए। अब ठीक है, योगी जी का एक क्रेज हो सकता है, पूरे बंगाल में हनुमान के झंडे लगे हैं, उसका एक क्रेज हो सकता है, भगवा झंडे हैं, सब कुछ है। तो भाजपा ने मेहनत बहुत की है, लेकिन भाजपा अगर कम सीटें लाएगी या 100 भी ला दिए तब भी मुश्किल होगा, 148 चाहिए, तो भाजपा को दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिसका उसको अनुभव है। ठीक है, तो हम लोगों को लगता है 4 मई का नहीं बल्कि 14 मई का इंतजार करना चाहिए। मैं 4 मई के चक्कर में नहीं। 4 मई के चक्कर में अपना, चलिए अभिषेक जी कह रहे हैं कि 4 मई के चक्कर में मैं तो नहीं हूं, मुझे 14 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस मौजूदा गणित में ये जो अभिषेक जी का विश्लेषण है, ये लोग देखें और इसे शेयर करें। ये हम किसी की सरकार बनाने बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि वहां जमीन पर हकीकत क्या है और जमीनी चुनाव कैसे चल रहा है। 2 बार के घूमने के बाद जो तथ्य सामने आए वो हमने आपके समक्ष रखे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें ताकि ऐसे बेखौफ खबरें आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।